क्लास 11th फिजिक्स में इस समय हम वीमा के उपयोग की सीमाएं टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर चल रहा है। इसमें लगभग सभी टॉपिक्स अभी तक हम सब पढ़ चुके हैं। अब हम वीमा के उपयोग की सीमाओं पे आते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसका उपयोग पढ़ा जो हर फील्ड में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कोई भी समीकरण अगर हमें दिया गया होता v बराबर u प्लस ए टी, तो ये सही है या गलत, इसका परीक्षण हम बड़ी आसानी से कर लेते थे। इसी प्रकार अगर एक पद्धति में हमें कोई मान दिया गया हो, कोई वैल्यू दी गई हो, यानी कुछ हम मान लें कि a कोई वेग है, उस वेग का मान एमकेएस पद्धति में a मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो दूसरी पद्धति अगर सीजीएस है तो इसमें इस वेग की वैल्यू कितनी आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो इसे भी हम बीमा विधि से बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर ले रहे थे। इसी प्रकार अगर हम बीमा विधि के तीसरे उपयोग पर आएँ, तो बीमा विधि का जो तीसरा उपयोग था वह था कि अगर अलग अलग पद्धतियों में अगर हमें अलग अलग भौतिक राशियाँ पता हों तो उनके बीच क्या संबंध होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, सरल लोलक के आवर्तकाल का, कि आवर्तकाल किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो इस सूत्र को भी हम इस बीमा विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते थे। लेकिन अगर इसके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटी है तो क्या इसकी कुछ कमियां भी हैं या इसकी कुछ अपनी सीमाएं भी हैं? तो निश्चित रूप से बीमा की कुछ अपनी कमियां हैं, बीमा की कुछ अपनी सीमाएं हैं। तो अब हम इस यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे कि इस जो बीमा विधि है, यह जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है, इसमें क्या कमियां हैं, कहाँ पे जा कर के यह सिस्टम रुक जाता है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट आता है वह है कि इस विधि से बीमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग जब बीमा के उपयोग का तीसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, तो तीसरे टॉपिक में अभी जो मैंने उसका एग्जाम्पल लिया भी कि हमने एक सूत्र डिराइव किया था बीमा विधि के उपयोग से, वह क्या था, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। लेकिन 2 पाई क्या था, एक नियतांक था, और इस नियतांक की वैल्यू क्या थी, k। तो इस k की वैल्यू कितनी होगी, यानी अगर कोई नियतांक होता है, कोई कांस्टेंट होता है, तो बीमा विधि से हम उस नियतांक का मान कितना होगा इसकी वैल्यू इवेलुएट नहीं कर पाते हैं। तो यह बीमा विधि की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि जब हम कोई भी सूत्र इससे डिराइव करते हैं तो उस सूत्र में यदि कोई कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी यह हम मेजर नहीं कर पाते। बीमा के उपयोग की जो दूसरी सीमा है वह है कि इस विधि से केवल गुणन वाले सूत्रों की स्थापना की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने जो सूत्र निकाला था वह t बराबर क्या था, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। तो यहाँ पे जो एल और जी हैं, इसको हम मान सकते हैं कि एल पे पावर 1/2 इंटू जी पे पावर -1/2। तो यह दोनों भौतिक राशियाँ आपस में क्या हैं, गुणन में हैं। तो इस प्रकार यदि कोई भौतिक राशि जिन भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, यदि वह आपस में गुणन के रूप में हैं, तभी तो उस सूत्र की स्थापना हम इस नियम से कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस बीमा विधि से उन सूत्रों की स्थापना नहीं कर सकते जो गुणन के अतिरिक्त हैं। तो गुणन के अतिरिक्त का मतलब क्या हुआ कि अगर गुणन नहीं है तो उसका मतलब प्लस हो माइनस हो। जैसे सूत्र हो v बराबर u प्लस ए टी। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चिन्ह क्या आ गया, प्लस। तो यदि इस प्रकार का कोई इक्वेशन है तो उसका हम इस बीमा विधि के माध्यम से, यानी इस जो हमारी बीमा विधि है इससे हम सूत्र नहीं बना सकते। जो हम बीमा विधि का तीसरा उपयोग कर रहे थे कि तीसरे विधि से हम अगर कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है तो उनमें हम सूत्र स्थापित कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा केवल एक ही कंडीशन में संभव है, जब वह सूत्र गुणन का हो। यदि वह गुणन का सूत्र नहीं है तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं इसके तीसरे ड्रॉबैक की ओर। तीसरा पॉइंट है कि इस विधि से केवल 3 भौतिक राशियों तक संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था द्रव्यमान हो, दूरी हो
या समय हो। अगर यह तीन भौतिक राशियाँ हों, जो कोई भी भौतिक राशि यदि इन तीन पर निर्भर कर रही है, तब तो हम इस विधि से सूत्र निकाल लेंगे। लेकिन यदि तीन से ज़्यादा पर निर्भर करेगी तो जो हम ज्ञात करते हैं इनकी घातों के मान, वह भी तीन से बढ़ जाएंगे, और तीन से अधिक हो जाने पर फिर इस विधि से हम उनकी वैल्यू ज्ञात नहीं कर पाएंगे। यानी इस विधि से यदि हम इनकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो न निकाल पाने की स्थिति में हम कोई भी सूत्र प्रूफ नहीं कर पाएंगे। यानी जो तीसरी इसका ड्रॉबैक है कि यदि कोई भौतिक राशि तीन से अधिक भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है तो उसके लिए हम किसी प्रकार का फार्मूला बीमा विधि की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब हम इसके फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, और चौथा पॉइंट है कि इस विधि से त्रिकोणमितीय या चरघातांकी आदि पद वाले समीकरण का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन हो, कोई ऐसा समीकरण हो जो त्रिकोणमितीय अनुपात पे डिपेंड करता हो, तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम न तो चेक ही कर पाएंगे कि वह समीकरण सत्य है अथवा असत्य है, और न ही हम उनमें एक संबंध स्थापित करके फार्मूला ही निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जो दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यदि इनके गुणन की बात करें तो हमें मिलेगा ए बी कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह कॉस थीटा आ रहा है, तो कॉस थीटा क्या है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यदि त्रिकोणमितीय अनुपात उपस्थित है तो इस प्रकार के किसी भी इक्वेशन को न तो हम बीमा विधि से इसको चेक ही कर पाएंगे कि यह इक्वेशन सही है अथवा गलत है, या अगर हमें यह सूत्र स्थापित भी करना हो कि यह सूत्र कैसे आया, तो उसमें भी हम इस बीमा विधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बीमा विधि से हम सभी चीज़ें कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस एक नया टूल है जिससे हम सभी चीज़ें कर लेंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम इसकी सहायता से बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस केवल बीमा विधि से संभव नहीं है। उसके लिए जो अलग तरीके हैं हम उन्हीं का उपयोग करेंगे। तो बीमा विधि के लगभग टॉपिक यहाँ पे हमारे कवर हो जाते हैं।